अस्सलामुअलैकुम। सिचुएशन सेंटर में आपको वेलकम कहते हैं। आज का दिन बहुत हवालों से अहम था। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा भी पाकिस्तान में रहे और यहाँ पर अहम मुलाकातें की हैं। उसके साथ DGISPR ने पाक फ़ज़ाइया और पाकिस्तान अगर नेवी की बात करें तो उनके आला अफसरान ने भी ब्रीफिंग दी है और वो ब्रीफिंग बड़ी जामे थी, बड़ी बेहतरीन थी। आलमी मीडिया के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने सवाल जवाब भी किए और पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ आलमी मीडिया के सामने जब से ये पहलगाम वाक़या हुआ था वहाँ से लेकर आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और पाकिस्तान क्या करने वाला है ये बताया। एक दफ़ा फिर DGISPR ने क्लियर कर दिया है कि ये हमने फैसला करना है, भारतीय मीडिया ने फैसला नहीं करना कि हमने कब हमला करना है, कहाँ पर हमला करना है और हम खून के आखिरी कतरे तक जो जाने गई हैं, जिन मासूम बच्चों को शहीद किया गया है, उनका बदला लाजमी तौर पर लेंगे। और साथ ही उन्होंने जो भारतीय मीडिया ने सारा कुछ रात को तबाह कर दिया था, उन्होंने तो सब कुछ फतह कर लिया। वो आगे शायद ईरान, उसके बाद न्यूयॉर्क भी पहुंच जाते अगर रात थोड़ी सी सर्दियों की होती, लंबी रातें होती तो, लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा तंज किया गया और आलमी मीडिया के नुमाइंदे कहकहे लगाते रहे। और तंजिया तौर पर DGISPR ने उनसे ये भी पूछा कि रात को भारत ने तो जी सब कुछ तबाह कर दिया अपने मीडिया के मुताबिक, आप सारे खैरियत से हैं? तो वो इस पे मुस्कुराते रहे। साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स की जो परफॉर्मेंस है उस हवाले से बताया गया, जगहों की निशानदेही कर दी गई है कि 3 राफेल कहां पर गिराए गए थे, आपका मिग तैयारा कहां पर गिराया गया था, SU-30 कहां पर गिराया गया था। एक अच्छी खबर यह भी आई है कि इक्तिसादी जायजा की मंजूरी दे दी है IMF ने। तो जो खत लिखा था मोदी हुकूमत ने, मोदी मीडिया जिस पर बात कर रहा था, वो भी बात टाइम फिश होती हुई हमें नजर आ रही है। इन सारी सूरत हाल पे और इस वक्त लम्हा मौजूद में क्या चीज़ें हैं, क्या सूरत हाल है, आगे क्या हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं, माहिर सिक्योरिटी अमूर नवीद इलाही साहब मौजूद हैं और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्बास शबीर भी हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। सर, आज जो ब्रीफिंग दी गई है, तीनों मुसल्लह अफवाज के वहाँ पर नुमाइंदगान मौजूद थे, उस हवाले से हमें बताएं कि वो कितनी ज़रूरी थी और इंटरनेशनल मीडिया को क्या मैसेज गया है? देखिए, मेरे ख्याल में जो 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, DGISPR, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और नेवी और एयरफोर्स के सीनियर अफसरान ने पहली बात तो ये बड़ी वाज़ेह कर दी, ये है वो सबूत जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जनाब हमारे तैयारे नहीं गिरे जी। ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने ले आना और एक जगह जिस जगह पे कैसे तैयारा गिरा उसकी सारी डिटेल दुनिया के सामने रख दी। फिर उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को ये बता दिया कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया गया कि हमने कार्रवाई की दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, ये वो जगह हैं, मसाजिद, जहाँ पे आम शहरी, औरतें, बच्चे उसका निशाना बने। फिर तीसरी बात ये कि पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये अटैक किया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस रिएक्शन का मुजाहरा किया, उनके तैयारे गिराए, उनके जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनकी तरफ से जो जारियत थी उसका जवाब दिया, उसके बाद से पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन उससे अगले रोज़ ही ड्रोन्स पाकिस्तान पे ही देना, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करना, और ये सारी डिटेल्स जो है वो दुनिया के सामने रखती है। मैं समझता हूँ इससे तो एक ये है कि पूरी दुनिया को हमने ये बता दिया है कि हम किसी जंग के लिए कोई माहौल आ रहे, बल्कि हिंदुस्तान ये काम कर रहा है और बार बार कर रहा है। अब ये जो 77 उनके ड्रोन्स पाकिस्तान में गिराए गए, अब वो सारे इसराइली जो है साख्ता हैं और एक मुताद अंदाजे के मुताबिक जो मेरी मालूमात हैं औसत इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, वो $1 मिलियन का एक ड्रोन। आप अंदाज़ा करें कि आपने इतनी जो है वो भारी कीमत अदा की है उसकी पाकिस्तान पर, लेकिन ये काम मुसलसल हिंदुस्तान कर रहा है। और आज भी हमने आलमी मीडिया को ये बता दिया है कि हम अब इसका जवाब जो देंगे, फिर दुनिया के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत पहले रोज़ भी की गई, उसके बाद भी की जा रही है और आज के दिन तक आज भी हिंदुस्तान बाज नहीं आ रहा। सियालकोट वर्किंग बाउंड्री के ऊपर फायरिंग कर रहा है, कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग कर रहा है, और जब हमने जवाबी कार्रवाई की वहाँ फिर सफ़ेद परचम लहराने शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान ने जितनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, पूरी दुनिया को ये बताना ज़रूरी था कि इस रीजन का अमन, पूरी दुनिया का पीस अगर ख़तरे में है तो वो मोदी सरकार और हिंदुस्तान के रवैये की वजह से। बिल्कुल उस्मान साहब, बड़ा क्लियर कहा DGISPR ने कि हम आपको हेजमन नहीं बनने देंगे, हमने आपको इस खित्ते का जो है बहुत ही ये नहीं बनने देना कि जी इस खित्ते के फैसले आप करेंगे और ये आप आज भूल जाएं। बहुत क्लियर मैसेज दिया है। इस मैसेज को आप कैसे देखते हैं? और साथ ही सर, आप कहाँ पर बैठे हैं? क्योंकि लाहौर में मेरी इत्तलात के मुताबिक आप रहते हैं, तो भारतीय मीडिया ने तो रात तक लाहौर पे पूरा हमला कर दिया, कब्जा कर लिया हुआ है, तो आप हैं कहाँ? चंडीगढ़ मान लें, हम जरा चंडीगढ़ लस्सी पीने आए हैं क्योंकि
बहरहाल ये तो एक मजाक बनाया इंडिया ने और भारत के मीडिया ने। मैं भी देख रहा था वीडियो, मुख्तलिफ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडियन, और वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के कर्ता धर्ताओं से बात कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने ये किया क्या है कि पूरी दुनिया आज हमारे टीवीज़ का मजाक उड़ा रही है, और जो आपने मुंह पर आप लोगों ने कालक मली है, अब पता नहीं कितने साल लगेंगे आपको अपनी साख बहाल करने में। तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि ऐसे लग रहा था जैसे हम कल भी देख रहे थे कि जैसे कोई वीडियो गेम है, कोई पोगो खेल रहा है या कोई इस तरह की कोई गेम खेल रहा है कि जी हर लम्हे एक नया शहर फतह हो रहा है, और प्राइमरी के बच्चे खेल रहे हैं कि उन्होंने इसको मजाक बना के रखा हुआ है। आज को संजीदा काम नज़र आया कि जी BBC जाके वहाँ पे पठानकोट में और बाकी जगहों पे जाके वो उनको कर रहे हैं, तो इतलात ये है कि उनको भी रोका जा रहा है कि भाई आप ये जो हकायक हैं ये सच बयान ना करें। तो ये एक बड़ा संजीदा मामला है। बाकी भारत जो है वो अपनी तैयारी तो कर रहा है। आज जो टेलीग्राफ की खबर है कि वो उसने अपनी बहरिया को एक्टिव किया है कि 300 से 400 मील दूर है उनका जो बहरी बेड़ा है कि वो कराची की बंदरगाह को निशाना खुदा ना खास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम भी तैयार हैं इस हवाले से जो भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इसके जो कल रात जो कुछ भी हुआ मैं उसको एक दूसरी एंगल से देखता हूँ कि एक तो वो पाकिस्तान के मुतवक्के जवाब से इंतहाई खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, और ये ऐसे खुद साख्ता हमले करा के या जो भी वो उसका शोर मचा के वो अपनी आवाम को मुतमिन करना चाहते हैं कि जो हमने करना था कर लिया, पाकिस्तान ने भी कर लिया, मिट्टी पाओ। बस अब सुलह सुलह खेलते हैं, अब जाके इसको ठंडा करते हैं मामलात को। तो पूरी दुनिया स्कोर सेटल हो गया और आप जो है ना वो कर लें। तो ये एक मामला है। दूसरी जानिब सिफारतकारी का जो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के ऊपर भी इस वक्त बहुत दबाव होगा कि जी पाकिस्तान भारत का उस तरह जवाब ना दे। हमारे दोस्त मुल्क, इससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी बात की। आज जिस तरह जो एलामिया जारी हुआ है, शहबाज शरीफ साहब ने दो टोक अंदाज में हमारे बरादर मुल्क हैं सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आए हैं, उनको भी कहा कि एक सिफारती दबाव भी, दूसरा पाकिस्तान का जो अवाम का जो दबाव है इस वक्त वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर कोई यही सवाल पूछता है कि पाकिस्तान हमला कब करेगा। और इसका आज DGISPR ने बड़े दो टोक अंदाज में उसका जो है ना जवाब दिया, और 2 दफ़ा कहा। वो आपने देखा होगा कि जो शोहदा बच्चों की जो तस्वीर दिखाई और कहा कि भारत ये देख लो और इनको याद कर लो, इनके जो मासूम जो बच्चों का तुमने जो खून बहाया है ना, ये हम रायगां जाने नहीं देंगे और एक एक कतरे का आपको हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। ये 2 बार उन्होंने बात है। फिर देख लो, आप उधर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, और उन्होंने कहा कि जी वक्त का और टारगेट का भी फैसला हम खुद करेंगे और हमारा जो जवाब होगा वो आपको हैरान कर देने वाला होगा। तो इसमें तो हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जवाब नहीं देना। पाकिस्तान ने जवाब देना है और बड़ा ठोक के देना है। हाँ जी, बिल्कुल ठोक के देना है। और बार बार इसीलिए कहा जा रहा है, अमेरिका भी शायद इसीलिए थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है कि उसने कहा जी कि इन दोनों ने खुद मामला करना है, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। नवीद इलाही साहब आज पाक फ़ज़ाइया की जानिब से वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जी हमने किस तरह से हमला किया। सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वहाँ पर हुआ जो एक नुमाइंदे ने किया। उन्होंने ये पूछा कि इतने अंदर तक ड्रोन सर कैसे आ गए, कि इतने अंदर तक आ गए और हमने नहीं गिराया। उन्होंने वहाँ पर हमें बताया कि एक हार्ड किल होता है, एक सॉफ्ट किल होता है। सर, ये क्या चीज़ें हैं, इतने अंदर तक आ गए? आप सिक्योरिटी अमूर के माहिर हैं, इस पर थोड़ा सा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो उन्होंने आज ये सवाल किए हैं, एक तो उन्होंने एविडेंस दिया है उसका कि हमने ट्रांसमिशन जो है वो भी कैप्चर की है, और जिसको उन्होंने ऑपरेशन गॉडजिला कह रहे थे, जिसके तहत वो अपने जो फाइटर्स थे जिनको फ्लाई किया, वो उसको ऑपरेशन गॉडजिला का नाम दिया। उसकी जो कन्वर्सेशन थी वो उन्होंने कैप्चर की है। उससे पता चलता है कि उनके राफेल और बाकी प्लेन जो हैं दे वर डाउन बाय पाकिस्तान। दूसरा, जो ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये एविडेंस ना भी दें और आप बाकी जो क्रेडिबल मीडिया है उसको आप देखें, जैसे उनके अपने एक प्रवीण सानी जो हैं, रिनाउंड उनके डिफेंस के एडिटर भी हैं फोर्स के, आपको पता है कि उनकी वीडियो उन्होंने बैन कर दी थी। उन्होंने पहले ही दिन में ये एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के 4 प्लेन जो हैं वो उन्होंने गिरा लिए हैं पाकिस्तान ने, और उसके ऊपर वो बहुत नाराज़गी का इजहार किया, उसको बैन कर दिया। जबकि उन्होंने दोबारा आके करण ठापर के प्रोग्राम में वाजे किया कि ये 3 जो प्लेन्स थे ये गिराए गए हैं कश्मीर में, पामपोर में और 2 जगहों पे, और एक बठिंडा में गिराया गया है।
तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है टेलीग्राफ का भी, बाकी CNN के भी बड़े वाजे आ गए। फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिसर की भी उसके ऊपर बयान आ गया, जी। ले मोंड का भी बयान आ गया। तो इसमें मेरा ख्याल है किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। जो ज़रा भी अक्लमंद, क्रेडिबल, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है उनको तो ये कन्फर्म हो चुका हुआ, लेकिन फिर भी उनकी तसल्ली के लिए उन्होंने मज़ीद शवाहिद दे दिए। ये जो ड्रोन की बात है, देखिए ड्रोन जो है, ये इजरायली ड्रोन जो है, इनका मेन काम क्या है? ये छोटे ड्रोन है, लेकिन 4-5 घंटे ये मुनिशन के साथ फिर सकते हैं। अच्छा। और इनका काम है कि जो आपका रडार सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है। जब रडार सिस्टम को पास आते हैं और रडार सिस्टम इनको देखता है तो ये फौरन फीड पीछे भेजते हैं कि ये रडार यहाँ पे लिंक्ड है। फिर उसके बाद बड़ा अटैक किया जाता है। इनका मेन काम तो ये है कि आइडेंटिफाई करना और पीछे सिग्नल भेजना के साथ अटैक भी कर देते हैं। तो उनको अगर आप अपने रडार्स ऑन करें तो इन्होंने कोशिश ये की कि रडार ऑन ना किए जाए, इनको शूट डाउन किया जाए, या उनकी जो स्विच है उनको मिसगाइड किया जाए। तो आप जैसे ये कह रहे थे, मेरा 33 या 32 में से 27-28 को इन्होंने इस तरह ही गिरा लिया। एक आध ऐसा है जो यहाँ पे वॉल्टन में गिरा तो हुआ, लेकिन बाकियों को उन्होंने गिरा लिया। कुछ जो फायरिंग की आवाज आई वो भी इनको गिराने की कोशिश की जा रही थी, जिससे उन्होंने कहा कि सॉफ्ट किल हमने किया है। और कई दफा है कि ये बहुत बुलंदी पे जाके एकदम नीचे आ जाते हैं, जिससे डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा रडार सिस्टम है। खुदा ना खास्ता कोई मिसाइल या कोई और इस तरह का होगा तो पाकिस्तान फौरी तौर पे डिटेक्ट कर सकता है। तो इन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत इनको टैकल किया है, और मैं समझता हूँ जो जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही इफेक्टिवली इन्होंने इस चीज़ को हैंडल बिल्कुल कर लिया ठीक और है, टैकल किया। इफेक्टिवली इसको हैंडल किया। नवीद इलाही साहब साथ ही रही है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्बास शफीर हमारे साथ मौजूद है। अब्बास, आप ये बताइएगा, भारतीय मीडिया ने तो वैसे कल तक इस्लामाबाद में भी बहुत कुछ करवा दिया था, हमारे वज़ीर आज़म तब्दील हो गए थे, हमारे आर्मी चीफ भी उन्होंने तब्दील करवा दिए थे। अभी ताज़ा तरीन बता दें कि दोबारा से उन्होंने कुछ बातें करना वैसे शुरू कर दी हैं। लम्हा मौजूद में फिर से वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, वो बाज नहीं आए हैं। और आज जो अहम मुलाकातें हुई हैं सिफारती हवाले से, हमें ये बताइएगा कि सिफारती हवाले से हालात किधर जा रहे हैं। पाकिस्तान से भी मुलाकात हो रही है, भारत में भी सऊदी वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे, उधर भी बात हो रही है, ईरान से भी हमारे से रब्ता किया जा रहा है। वो सारा जो सिफारती महाज है पाकिस्तान का, उसके हवाले से क्या खबर है आपके पास? 2-3 बार शिकस्त हो रही है। इवन के वाइट फ्लैग भी एज अ सिंबल ऑफ सरेंडर उन्होंने लहरा दिए। 2-3 जगह पर काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। झूठ की इंतहा भारत के ऑफिशियल्स भी और भारत का जो मीडिया है, बड़े समझदार लोग, बड़े समझदार जर्नलिस्ट में उनको समझता था। एक विक्रांत गुप्ता अभी पाकिस्तान आए थे कुछ दिन पहले, बड़ा यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर पता नहीं मोहब्बत का इजहार किया। और आज मैं उनकी वीडियो देख रहा था तो इस्लामाबाद के अंदर भी उन्होंने अटैक करवा दिए, इस्लामाबाद के ऊपर भी कब्जे उन्होंने करवा दिए। तो झूठ का पलंदा है। आज जो खत एक स्टेट के चीफ जस्टिस ने प्राइम मिनिस्टर इंडिया मोदी को लिखा है, उसमें बड़े कंसर्न शो किए गए। मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम खत है। इसका मतलब है कि भारत से भी अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। उनके लोगों को भी पता चल गया है कि मोदी जो बात कर रहा है इस वक्त सब झूठ है। आप देखें कि उनकी मेंटालिटी, कितने घटिया किस्म के वो लोग हैं। क्रिकेट की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। उन्होंने हमारे PSL को डिस्टर्ब किया और चले उन्होंने तो यहाँ पे ड्रोन फेंका, हमारा PSL डिस्टर्ब हो गया। लेकिन उन कितने डरपोक लोग हैं कि उन्होंने कल मैच छोड़कर वो ग्राउंड से भाग गए। जी, लाइट्स बंद कर दी। आज IPL भी कितने डरपोक लोग हैं। झूठ का सहारा मुसलसल उनके मीडिया की तरफ से लिया जा रहा है। इतनी सेंसेशन वो मीडिया के ऊपर फैला रहे हैं। और कल तक पता नहीं उन्होंने रात को रोने धोने में एक टीवी चैनल के ऊपर देख रहा था तो घर के अंदर से वीडियो बनाई जा रही थी, वो बकायदा रो रहे थे कि बाहर धमाके हो रहे हैं। हाँ जी। और आप देखें कि फेक सारा हर चीज फेक, झूठ का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा, इल्जाम तराशी और डेली शिकस्त हो रही है। डेली उनको रात को मुंह की खाना पड़ रही है। और बड़ा जबरदस्त DG ISPR ने आज बात की है कि जब हम हमला करेंगे तो फिर इनको पता चलेगा कि हमला क्या होता है और हमला होगा। किसी सूरत भी माफी नहीं है। जिस तरीके से इंडिया ने बुज़दिलाना हरकत की है और जिस तरीके से उसने
यहाँ पर देखें ना, मैं तो रावलपिंडी का जो ड्रोन अटैक है, मैं इसको अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक इसलिए समझ रहा हूँ कि आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर थे, उनको इतनी हया नहीं आई कि यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, क्रिकेट हो रही है, आप ठीक है बॉर्डर्स के ऊपर आपके मसाइल हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मामला चल रहा है, लेकिन आप खेलों के मैदानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप उनकी मेंटेलिटी देखें कि वो किस हद तक गिर चुके हैं और किस हद तक पाकिस्तान को टीज कर रहे हैं, दुनिया के सामने मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं पाकिस्तान ने क्या कर अब्बास, इन्हीं चीजों को सिफारती महाज पे पाकिस्तान कैसे उजागर कर रहा है? इस्लामाबाद में सिफारती लेवल पे क्या महाज पर आज वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिकन ऑफिशियल से दूसरी मुलाकात थी। बड़ा डिटेल उनको डे बाय डे ब्रीफ किया जा रहा है, जिन जिन से मुलाकातें हो रही है। इसहाक डार साहब की भी टेलीफोनिक बातचीत हो रही है, शहबाज शरीफ भी मिल रहे हैं, आज सऊदी वजीर खारजा भी पाकिस्तान पहुंचे हैं, उनकी भी मुलाकातें हो रही है। सबके सामने प्रूफ रखे जा रहे हैं कि इंडिया झूठ बोल रहा है, और जो प्रूफ है ये सबके सामने है। मुजफ्फराबाद में उन्होंने क्या किया, भावलपुर में उन्होंने क्या किया, पूरे मुल्क में वो इस वक्त जो एक दहशत फैला रहे हैं, एक जारियत का सबूत दे रहे हैं, तो ये सारी दुनिया के सामने मेरा ख्याल है कि अब तो उनका मीडिया भी जो है वो, कल उन्होंने इस चीज के ऊपर माफी भी मांगी है कि कुछ चीजें हमने गलत रिपोर्ट की हैं, आधी रिपोर्ट की हैं, जैसे इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा करवा लिया, प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक है, बस आप हमारे साथ ही रहिए। मलिक साहब, आपसे ये जानना है कि कल भारतीय मीडिया ने बहुत बड़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा है कि जी कि लाहौर की जो बंदरगाह है उसको हमने तबाह कर दी, उस पर हमला कर दिया, और ठोकर न्याज बेग पर भी एक बंदरगाह है, उस पर भी हमने हमला कर दिया। तो सर ये बंदरगाह ना आपने हमें कभी दिखाई है, ना हमें इस बारे में कभी पढ़ाया गया है। ये बंदरगाह सर कहाँ पर छुपाई हुई है पाकिस्तान में? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा माजी में जानने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग, कुछ दानश्वर अक्सर कहा करते थे हिंदुस्तान का मीडिया बड़ा ताकतवर है, बड़ा आज़ाद मीडिया है जी, और बड़ा बैलेंस किस्म का मीडिया है। मेरे ख्याल में उनकी आंखें ज़्यादा खुल जानी चाहिए। मैं एक दफ़ा हिंदुस्तान गया, तो हिंदुस्तान में एक टीवी चैनल्स के विजिट के दौरान वहाँ के जो चैनल्स के डायरेक्टर थे वो साहब क्या फरमा रहे थे, वो कह रहे थे कि जनाब जो टीवी चैनल्स हैं इनका काम ही होता है कि किसी चीज़ को बड़ी सनसनी के साथ जो है वो फैलाना। यानी हिंदुस्तान के मीडिया की आगाज़ ही यहाँ से हुआ था। जब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में उनका मीडिया आया तो ऊंची खबरें पढ़ना, चीखना, चलाना, छोटे से इशू को आप देखें ना, वहाँ पे अगर कोई इवन क्राइम का कोई वाक़या होता है तो आप उनका टीवी सुन नहीं सकते, कान फटने लगते हैं इतनी ऊंची आवाज़ से। वो चीख चीख के चला के कह रहे होते हैं कि जनाब यहाँ पे ये वाक़या हो गया है। तो फिर पहले रोज़ से उनका एक और एजेंडा रहा कि हमेशा बैशिंग पाकिस्तान, रेटिंग हासिल करें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलें, पाकिस्तान को टारगेट करें, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं जिसकी बुनियाद पे वो मकबूलियत हासिल करते। और फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा मौका उठाया वो उठाया बीजेपी ने। बीजेपी की सियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू होती है, पाकिस्तान पे ख़त्म होती है। तो बीजेपी की सियासी रवैये ने मीडिया को तो बना दिया ड्रामा जी। वो उनके एक और डायरेक्टर थे, वो हमें कहा करते थे कि न्यूज़ होती ही ड्रामा है। आप अंदाज़ा करें, वो न्यूज़ को संजीदा मैटर नहीं समझते, वो न्यूज़ को ड्रामा समझते हैं। इसलिए कल अगर किसी ने हिंदुस्तानी मीडिया को देखा है, 15 मिनट मैंने देखा, यकीन करें 15 मिनट के बाद वो बंद करने पड़ा। हिंदुस्तानी मीडिया जो है अब एंटरटेनमेंट और हिंदुस्तान का न्यूज मीडिया, सर मैं ये कहूंगा अगर आपने 15 मिनट देखा ना सर, आप एंटरटेनमेंट शोज देखना पसंद मैं वही कहता हूं मैं आपसे कि आप हिंदुस्तान के मीडिया को, आप एंटरटेनमेंट को, न्यूज मीडिया को मिक्स करके देखेंगे। ड्रामा देखना हो, एक्शन मूवी देखनी हो, फिल्म देखनी हो, उनके पत्रकार ऐसे उछल रहे होते हैं जैसे बंदर नहीं उछल रहे होते कि उछल उछल के चलांगे लगा रहे होते हैं। वो भाई तुम खबरें पढ़ रहे हो यार, तुम तजिया कर रहे हो, और एक में उनको ये भी नहीं पता, जैसे आपने कहा कि लाहौर में समुंदर है या कराची में समुंदर है, पोर्ट कहाँ पे है। ये वो उन्होंने सियालकोट में जो है वो पूरा सियालकोट फतह करवा दिया था कि सियालकोट पे हमारा कब्जा है इस वक्त। वहाँ से लोग मजाक बना के भेज रहे थे कि जनाब हम तो खाने खा रहे हैं इस वक्त बैठे शहर के अंदर। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के मीडिया ने जो मोदी को नंगा किया है, हाँ जी, ये मोदी कभी कपड़े नहीं पहन सकेगा। यकीन माने, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो हिंदुस्तान का मीडिया ने कल अपनी असल शक्ल दिखा दी है पूरी दुनिया को। अगर आज BBC, CNN और दुनिया के आलमी नशरियाती इदारे हिंदुस्तान के मीडिया पे अगर मुस्तकबिल में बिलीव करते हैं तो फिर उनको भी सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का मीडिया ना उनके पास कोई फैक्ट्स हैं, झूठ, फ्रॉड, धोखा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खबरें चला के रेटिंग हासिल करना। और अब यकीन करें, वहाँ से जो वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही है ना, वहाँ लोग कह रहे हैं, मैंने अभी आपके इस प्रोग्राम के दौरान एक बंदे ने मुझे वीडियो भेजी है, कभी वो सुन ले। वो कह रहा है मैं अपने तमाम लोगों से कहता हूँ, हिंदुस्तानियों से, कि अपने घरों में से न्यूज़ चैनल बंद कर दो, अपने बच्चों को ख़राब होने से बचाओ।
वरना ये आपके बच्चे तबाह कर देंगे। यानी आज वहाँ से आम आदमी भी उनका जो थोड़ा सा सेंस रखता है, उसने हिंदुस्तानी मीडिया से लातल्लुकी का इज़हार कर दिया और वो माफ़िया मांग रहे हैं, सुबह से माफ़िया मांग रहे हैं, अभी तक माफ़िया मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कि जी हमसे गलती होगी, लेकिन मैं ये माफ़ी इसलिए है कि दुनिया ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी है, वो माफ़ी मांगेंगे नहीं। वो बड़े ढीठ हैं, वो बड़े बेशर्म किस्म के लोग हैं। उनको एक ही एजेंडा उनके पास है कि पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना। देखिए कोई दुनिया पाकिस्तान में, जो आप पाकिस्तान आज कह रहे हैं ना कि हम इनको जवाब देंगे, क्यों हम जवाब देंगे? उन्होंने तमाशा बना लिया। एक पटाखा चलता है कि दिल्ली में किसी दूर दराज इलाके में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, समझौता एक्सप्रेस को खुद जलाते हैं, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम। कहीं कोई श्रीनगर में जहां आप 7, 8, 9 लाख फौज लेके बैठे हुए हैं, वह छोटा सा वाक़या होता है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम। और वहाँ तो ये नहीं, कई हमारे लोग जहाँ बात होती है श्रीनगर में, ये बताते हैं कि अगर कोई छोटा सा गली में कोई ऐसा पटाखा चले तो वहाँ पूरे जो है ना फौजी वहाँ खड़ा कहना शुरू करते हैं पाकिस्तान से लोग आए थे। भाई वो खुदा के बंदे, पाकिस्तान से लोग आए थे, पटाखा चला के भाग गए वापस। यानी बेशर्मी की एक हद है। और मैं समझता हूँ ये गोल्डन चांस है पाकिस्तान के लिए भी कि इस मीडिया को जितना आप नंगा कर सकते हैं, वो मोदी को नंगा कर रहे हैं, हमें इनके मीडिया को नंगा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ताकि लोग इनकी कभी बात ना सुने। ना ये सच्चाई कश्मीर के बारे में बयान करते हैं, ना वहाँ जमहूरियत है, ना वहाँ मीडिया कोई सेंसेबल मीडिया है। इस मीडिया को क्या करना है? मैं कहता हूँ जो चंद लोग हमारे पास थे कभी कभी कहने वाले जी कि हिंदुस्तानी मीडिया बड़ी तरक्की कर गया है। ये तरक्की है तो लानत ऐसी तरक्की के ऊपर कि जहाँ आप जो है वो जंगों का माहौल पैदा कर दें, जहाँ आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर जाएँ, जहाँ आप झूठ का सहारा लें और इसको फिल्म बना कर रख दें। सही किसी ने कहा कि नेटफ्लिक्स की जगह आप न्यूज़ चैनल, ये हिंदुस्तानी जो चैनल्स हैं, बड़ी रेटिंग आएगी, उनको इकट्ठा कर दें तो रेटिंग आनी शुरू हो जाएंगी आपको। यानी ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का एक्चुअली मकरू चेहरा है जो हिंदुस्तान की मीडिया ने दिखाया। बिल्कुल ठीक है उस्मान साहब, ये हमारी जो मीमर्स आर्मी है ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने कमाल कर दिया। कल मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, जिस वक्त ये भारत ने कहा जी कि हम लाहौर में दाखिल हो गए हैं, तो भारतीय मीडिया जब कह रहा था तो एक ने लिखा हुआ था कि मैंने देखा है कि ये लाहौर में दाखिल हुए हैं। मैं खड़ा हुआ था तो उन्होंने एक लाहौरी से पूछा है कि जी कि लाहौर किधर है, तो उन्होंने क्या अग्गों जाके ना खब्बे हो जाओ, तो वो ईरान चले गए ने। तो ये हालात इस वक्त हमारी मीमर्स आर्मी का चल रहा है यहाँ पर। तो सर ये सारा कुछ तो चले, एक तंजो मिजाज चलता रहेगा, उन्होंने अपने लिए जो है गड़ा खोद लिया है। लेकिन सर अमृतसर की बात करता है भारत जब भी कर रहा है कि हमला हो रहा है तो पाकिस्तान झूठी जो बात कर रहा है पंजाब में कर रहा है, फिर कश्मीरियों की बात कर रहा है कि जी कश्मीरियों पर पाकिस्तान हमला कर रहा है। पाकिस्तान भला क्यों करेगा? और ये भारत क्या उधर एक स्पून फीडिंग करना चाह रहा है, क्या बयानिया बनाना चाह रहा है? जैसे उसने पहलगाम किया, जैसे उसने पुलवामा किया, और जैसे आज DGISPR ने भी एक जो ड्रोन उन्होंने ननकाना की तरफ मारा है, हाँ जी, उसका क्या मकसद है? इसी तरीके से अमृतसर के अंदर ये पूरा जंग का माहौल पैदा करके और ऐसे जो सिख अक्सरियती इलाके हैं उनके ऊपर ये राकेटबारी करके वो ये मैसेज देना चाह रहा है कि ये राकेट जो है, ये मिसाइल पाकिस्तान से आ रहे हैं और पाकिस्तान आपको निशाना बना रहा है। तो ये एक मैसेज है उनको पाकिस्तान के खिलाफ। आपने कई वीडियोस इंडियन साइड की भी देखी होंगी कि जिसके अंदर वो फौज के आगे वहाँ के जो सिख खड़े हुए हैं, ऐसे ही है, वो ये कहते हैं कि भाई हमने आपको यहाँ से आगे नहीं आने देना। उनके लिए पाकिस्तान पर हमला करने की सबसे बड़ी रुकावट वो लोग बने हुए हैं अमलन, कि जो उनका रास्ता रोके हुए हैं, उनका जो है वो असला रोके हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की भी फतह है और कि वो ये पाकिस्तान की सरजमीन को अपने लिए मुकद्दस मानते हैं क्योंकि उनके सारे यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। दूसरा आपने ये बात की ना, मीम्स आर्मी जो है पाकिस्तान की, जो इतने कमाल उसने वो काम किया है। और दूसरा साइबर के महाज के ऊपर भी पाकिस्तान ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया है, जो बड़े नौजवान हैं, ऑपरेशन सलार शुरू हुआ हाँ है जी। उसके तहत 4 मेन वेबसाइट उनकी हैक हुई हैं, उस पर पाकिस्तान के परचम लहरा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के महाज के ऊपर कि हर माशरे का फ़र्द अपना हिस्सा इस जिहाद, मैं तो उसको जिहाद कहूँगा, उसके अंदर अदा कर रहा है। खा वो सहाफ़ी है, खा वो तो IT का माहिर है, अगर ये मीम्स वाले भी हैं ना, जिस भी जिसकी पोजीशन में भी है, तो इस वक्त पूरी पाकिस्तान की कौम जो है वो इस तरफ लगी हुई है और भारत को समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ होने क्या वाला है। वो इस बात से खौफजदा हैं, डरे हुए हैं। आज देखना कि वो डरे भी इस तरह हुए हैं कि पहले तो उन्होंने पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स थे, सहाफ़ी थे जिनका लोग सुनते थे, उन पर पाबंदी लगाई वहाँ पे। आज दी वायर्स जो करण थापर साहब हैं, जो इन्होंने बड़े बड़े इंटरव्यू किए हैं, सत्यपाल का भी इंटरव्यू किया, हमारे नजम सेठी साहब का भी बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू किया, और जिस तरीके से नजम सेठी साहब ने मुकदमा लड़ा वो भी कमाल है। तो आज करण थापर साहब के उस वायर के ऊपर भी पाबंदी लग गई है। इसका मतलब क्या है कि हर वो ऐसी आवाज़ जो कि मोदी को चैलेंज कर रही है कि भाई
तू गलत कर रहा है। ये सब कुछ जो है वो अब ये सारे इंतहा पसंद नहीं है जो भारत के अंदर है, वो जंग नहीं भी चाहते। आपने एक माहौल पैदा किया और वहाँ पे ऐसी आवाज़ें भी हैं जो इस जंग के खिलाफ हैं, जो अमन की बात करते अमन हैं, की तो बात वो कर रहे उन हैं। सारी आवाज़ों को मोदी दबाना चाहता है, है। जिसमें मेरा ख्याल है कि उसको नाकामी का सामना करना। इंफॉर्मेशन भी नहीं पहुंचने देना चाहता। एक्स को कह रहा है कि 8,000 से ज़ायद जो अकाउंट्स हैं वो भी बंद कर दें। नवीद इलाही साहब, एक सबसे अहम चीज़ जो कोशिश की जा रही है, और ये साइबर अटैक्स की जिस तरह उस्मान साहब बात कर रहे थे, तो वो यकीनन भारत भी कोशिश कर रहा होगा किसी तरह पाकिस्तान के अंदर इश्तियाल पैदा किया जाए। कुछ हमने अकाउंट्स देखे, वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसे शो किया गया जैसे पाकिस्तानियों के अकाउंट्स हैं और झूठी खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये इस मौके पर कितना अहम है कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए और लोग कैसे बच सकते हैं उससे? जी जी, देखिए आप, ये जो दौर है ना जी, ये हाइब्रिड वॉरफेयर का दौर है, जिसमें मिलिट्री के अलावा आप साइबर अटैक्स और मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपने देखा। क्योंकि और इसमें मीडिया जो है हाइब्रिड वॉरफेयर में, जिसमें आप फेक रियलिटीज़ और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन करते हैं, मीडिया इज़ द मेन व्हीकल, मीडिया इज़ द मेन इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर सारी ये वॉर लड़ी जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है, जैसे आप वो कहते हैं ना जी, बैटल्स आर बीइंग वन एंड लॉस्ट ऑन मीडिया। ग्राउंड पे जो मर्जी हो रहा हो, मीडिया दिखाता है कि जनाब हम जीत गए, चाहे वो जंग हार रहे हों। लेकिन जो इंडियन मीडिया ने इतना वो एब्सर्ड हो गया, इतना वो भोंडे तरीके से करना शुरू हो गया, जैसे उस्मान साहब कह रहे थे को, और बाकी दोस्त के आज वो माफिया मांग रहे हैं, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई विद इन अ डे। उन्होंने ये रियल, और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई नी जर्क रिएक्शन में नहीं किया, ये एक सोचे समझे प्लान के मुताबिक उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, क्योंकि वहाँ पे एक हॉकिश थ्रीसम है, जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर खुद मोदी, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, और जो उनके राजनाथ, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, दे आर ऑल हॉक्स। तो उन्होंने ही मीडिया को ये लाइन ऑफ एक्शन दी कि आपने एक तरफ हमसे ये करेंगे, दूसरी तरफ आपने छोड़ डाल देना है कि हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया और ये कर दिया। तो ये कर तो रहे थे उनकी डायरेक्शन पे, लेकिन बहुत ही भोंडे तरीके से किया, तो उनको उसके लिए विद इन अ डे ही वो एक्सपोज हो गए। तो मेरा ख्याल है कि हमारे मीडिया ने बहुत ही बैलेंस तरीके से, मैं जो ओवरऑल अभी भी आप देख लें, यही एक लिटमस टेस्ट है, आपके साथ 3 लोग बैठे हैं जी, कितने तहम्मुल से, दलाइल से, मुदल्लल तरीके से बात की है, तो सारी दुनिया जो सुन रही है वो समझ जाती है कि दलाइल क्या है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ISPR की जनरल ने और बाकी जो साथ थे, आप देखें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी देखें हम, कि इट वाज एक्सुडिंग कॉन्फिडेंस, और उनका एक ट्रूथफुलनेस नजर आ रही थी, they were very composed, और कैलकुलेटेड एग्रेशन भी था। There was, और वो दे कुड फील कि ये बात जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सच से कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सस्टेन्ड, डेलिब्रेट और प्लान्ड एफर्ट चलनी चाहिए इस हाइब्रिड वॉर में इंडिया को मैच करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन आप जैसे कहते हैं कि पब्लिक रिलेशन भी होती है, वो भी सिंसेरिटी पे और ट्रूथफुलनेस पे होती है। आपने झूठ नहीं बोलना, आप हकायक बयान करते रहें, और हमारे जिम्मे यही है मीडिया के कि अपने अवाम के लिए और बाकी दुनिया को हकायक पहुंचाते रहें, तो हमारी कामयाबी होगी इंशाल्लाह। हम इस बात पे खुश भी हो रहे थे कि भारतीय मीडिया का जो असल चेहरा है वो अया हो गया। जिस तरह रसूलुल्लाह मलिक साहब पहले कह रहे थे कि शायद हमारे बहुत से लोग उनसे इंस्पायर होते थे, शायद उनकी अंग्रेज़ी की वजह से ज़्यादा इंस्पायर हो जाते थे। मुझे तो ज़ाती हैसियत में यही लगता है। कल वो अंग्रेज़ी में झूठ बोलते रहे और पूरी दुनिया ने देखा है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्बास शबीर की जाने में बढ़ूंगा। अब्बास, आज IMF के हवाले से एक बड़ी अहम खबर आई है, और भारत ने पूरी कोशिश की थी कि वो वर्ल्ड बैंक में भी जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी जाएगा, IMF के पास भी जाएगा, और IMF को जाके भी ये कहेगा कि जी पाकिस्तान को अगली किस्त नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने इक्तिसादी जायजे की मंजूरी दे दी है, और उसके बाद आमतौर पर एलामिया जब जारी किया जाता है तो फिर किस्त भी जारी हो जाती है। पाकिस्तान की कितनी बड़ी फतह है ये? देखिए, बड़ी हौसला अफजा खबर है, और इस सिचुएशन में जब भारत हर महाज के ऊपर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से डिग्रेड किया जाए, चाहे वो माशी लिहाज हो, चाहे वो खेल के मैदान हो, चाहे वो ट्रेड हो, कहीं ना कहीं भारत अपनी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत को मुसलसल नाकामी हो रही है। IMF वाला जो ब्रेक थ्रू है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये इंडिया की बहुत बड़ी शिकस्त है।
और बाकी भी तमाम शिकस्तें अगर आप इंडिया की देखते जाएं कि इंडिया सिर्फ वन साइडेड स्टोरी पुट कर रहा है, उनका मीडिया जिस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे इंडिया में आउटलेट्स जो हैं, मीडिया आउटलेट्स, उनको विजिट किया है, लेकिन उस वक्त तो शायद मुझे नहीं लग रहा था कि इंडिया का मीडिया इस किस्म का रोल प्ले करेगा। बज़ाहिर तो बड़े सोबर दिखाई देते थे, बड़ी जमहूरियत की बात चलें, कल ही उतर गई ये भी। हाँ बिल्कुल, वो उतर गया, बिल्कुल चेहरा उनका जो है वो क्लियर होकर सामने आ गया और बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। और टीवी जो वहां पर सेंसेशन फैला रहे हैं वो रेटिंग्स के लिए। आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने वॉर रूम्स बनाए हुए हैं, पीछे सायरन बज रहे हैं, धमाकों की आवाजें आ रही हैं। वो पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान ने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो पाकिस्तान सिर्फ डिफेंस वाली सूरत हाल के ऊपर है। जब पाकिस्तान अटैकिंग वाली सूरत हाल पर होगा तो पता नहीं इंडिया क्या करेगा। तो रो के पागल हो जाएंगे, इनका क्या बनेगा, तो समझ से बाला तर है। नहीं, एहसास आके पागल कर देंगे, ये रो के पागल नहीं होंगे। जो कल हमने देख लिया ना, ये सिर्फ हंसाएंगे और हंसा के पूरी दुनिया को जो है एंटरटेनमेंट का एक जरिया देंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब, हम सिफारतकारी की बात कर रहे हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान में भी पता नहीं किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, हालात की नज़ाकत को नहीं समझते और ये भी नहीं जानते कि किस मौके पर क्या बात करनी चाहिए। तो वो कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई पॉइंट निकाला जाए। लेकिन अब जो अमेरिका का बयान सामने आया है कि अमेरिका, उनके वाइस प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि अमेरिका ने एक स्टेप बैक लिया है कि जी हम अंदर कैसे आ सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान ने जवाब दे दिया टेकासा के भाई हमने तो जवाब देना है भारत को, उसके बाद देखेंगे अब जो देखना है। देखिए, मेरे ख्याल में उस स्टेटमेंट को भी अगर आप गौर से देखें तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने ये कहा कि वो इस मामले को बिल्कुल नहीं देख रहा। अमेरिका की तरफ से पहले रोज़ ही मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा बयान आया कि जो हिंदुस्तान ने एक्ट किया है उसको शर्मनाक करार दिया। ट्रंप का अब देखें, अमेरिकी प्रेसिडेंट का इससे बढ़ के बयान और कोई हो नहीं सकता था उस वक्त। फिर जिस तरीके से उन्होंने बाद में चीज़ों को पाकिस्तान से और इंडिया के जो वज़राए ख़ारजा उनसे बातचीत की, उसमें भी उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क चूँकि अब अपना अपना जवाब दे चुके हैं। पहला उन्होंने हमला किया, पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे गिराए। अगरचे उसमें भी मैं जो अभी बात अब्बास शबीर से भी कर रहे थे, जब हमने ट्वीट किए कि एक तैयारा गिर गया तो कुछ हमारे लोगों ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और देखो जी, अपने मजाक उड़ाई जा रहे हैं जनाब। हमारे यहाँ कुछ ऐसे जरासीम पाए जाते हैं ना, कुछ ऐसे शतुंगड़े किस्म के आपको लोग नज़र आएंगे जिनको इस मौके पे भी सियासत की फ़िक्र पड़ी है। वो शुरू हो जाते हैं, जनाब जी देखिए जी कोई तैयारा नहीं गिरा। जब उनको BBC ने, फ्रांस ने, जगह जगह से लोगों ने बताया कि जनाब जो है वो स्टोरी सामने आई, फिर उनको शायद थोड़ा सा बैकफुट पे जाना। इंडिया ने मान लिया, वो नहीं मान रहे थे। मैं वही अर्ज़ आपसे करूँ। इसी तरीके से जो सफारतकारी का अमल है, इसमें पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है, अमेरिका ने कहा कि देखिए अब दोनों मुल्क जो है वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। हमने उनको बाकायदा पूरा उनके सामने अपना बयानिया रखा है। हमने कहा जी देखें, जब भी वहाँ कोई ऐसा वाक़या होता है हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। हम जाफ़र एक्सप्रेस से बड़ा वाक़या पाकिस्तान में कोई नहीं हो सकता। यानी इस एक मुसाफिर ट्रेन को आप अगवा कर लें और उस ताने बाने सारे हिंदुस्तान से जाके मिले। हमने तो कहीं अटैक नहीं किया। हमने दुनिया को ये बताया कि ये हिंदुस्तान कर रहा है, हम उस पर लोगों को बताते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान पर हमला नहीं करते। हिंदुस्तान ने हमारी जो है वो सरहदों को क्रॉस किया, जिसके बाद में हमने रिटेलिएट किया, हमने उनको जवाब दिया। फिर यही बात हमने अमेरिका से कही कि ये सिलसिला तो रुकेगा नहीं, ये हर रोज़ वहाँ कोई वाक़या होगा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। और दूसरी बात यह कि फिर नेक्स्ट डे जब उन्होंने फिर एक्शन लिया, ड्रोन्स भेजे, तो फिर हमने अमेरिका से कहा, जब हमसे अमेरिका ने कहा कि आप सब्र का मुजाहरा करें, तो हमने कहा आप हमें सब्र का मुजाहरा कहते हैं, वो बार बार हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर रहे हैं, इसलिए हम अपना जवाब देने का हक रखते हैं। यही हमने सऊदी अरब से कहा है, यही हमने कतर से कहा है, यही हमने चीन से कहा है, यही अमेरिका से कहा है। मैं समझता हूँ हुकूमत ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है कि बड़ा वाज़ेह कर दिया कि हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करोगे फिर हम किसी की बात नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हमें कहा गया था नहीं एटमी धमाके उन्होंने कर लिया, आप ना करो, आप एटमी सलाहियत हैं, कोई बात नहीं, सबको पता है आप एटमी सलाहियत है। हमने कहा नहीं, हम बताएंगे एटमी और एक ज़्यादा करके बताएंगे। तो मेरे ख्याल में ये मामला था इन आलमी ताकतों का हिंदुस्तान को समझाने का कि पहले तुमने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की, फिर उसके बाद ड्रामेबाजी से बाज नहीं आ रहे, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, ड्रोन भेज के हमारे पूरे सेटेलाइट निज़ाम को, जिसका भी नवीद अलाई सब भी जिक्र कर रहे थे कि ड्रोन के मकासद क्या होते हैं। हाँ जी, एक्चुअली हिंदुस्तान इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो हमने ये वाज़ेह कर दिया है कि भाई हमें जवाब देने का हक हासिल है। वजूहात सारी आज पूरी दुनिया के सामने रख दी बिल्कुल कि वजह क्या है और हिंदुस्तान कहाँ कहाँ हमारे साथ जो है वो लाइन क्रॉस कर रहा है।
और कहाँ हिंदुस्तान ने जो है वो शहरी आबादियों को निशाना बनाया। हमने आज भी कहा कि हम तुम्हारी शहरी आबादियों को नहीं बिल्कुल निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन तुम्हारी जो ये दिमाग में खन्नासी है ना, उसका हम जवाब देंगे। और ये मत बोलो कि तुम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग मुसल्लत करोगे और आगे से हम हाथ बांध के बैठ जाएंगे। असल में हिंदुस्तान को एक और बात समझनी चाहिए सर, ये जो 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम है ना, ये ज़िंदगी इनकी जो है आखिरी अगली ज़िंदगी पे भी यकीन रखते हैं कि शहीद हो गए तो एक और ज़िंदगी का आगाज़ होगा, बिल्कुल ऐसे, और वही ज़िंदगी की कामयाबी है। यहाँ वहाँ ये शायद ऐसा नज़रिया नहीं है, वहाँ ऐसी आइडियालॉजी नहीं है, वहाँ पे सब कुछ यही है, यही दुनिया सब यही कुछ है। इसलिए जो मेरे जी न्यूज़ दिखा रहा है वही दुनिया। इसलिए मेरे ख्याल में ये बात समझ लेनी चाहिए थी हिंदुस्तान को। उसे अगर नहीं समझ आ रही, उसको समझ आ जाएगी। मसला सिर्फ ये है, इस वक्त हिंदुस्तान उस जो है क़यादत के हाथों में, जिसका नबी साहब ने जिक्र किया, फंसा हुआ है हिंदुस्तान उन जुनूनियों के हाथों, उन पागलों के हाथों, उन जो लोगों के हाथों के जिनको सिवाय पाकिस्तान, मुसलमान, अक़लीतों, मिनॉरिटीज़ के खिलाफ कुछ काम करने के अलावा लेकिन कोई सर काम अब इंडिया से आवाज़ उठ रही है, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि भारत से अब आवाज़ें उठ रही हैं, लोग शर्मसार हैं। ध्रुव राठी हैं भारत के, वो कोशिश करते हैं कि एजुकेशनल वीडियोस बनाएं, अपने आवाम को बताएं कि जो हकाइक हैं उस तरह की वीडियोस बनाते हैं, बड़ी व्यूअरशिप है उनकी। हाँ जी, बंद कर दें सभी न्यूज़ चैनल्स को देखना, इतनी शर्मिंदगी है। पढ़ा लिखा मुल्क होता ना, समझदार मुल्क होता, टीवी चैनल्स को ताले लगा देता। ये इतना बड़ा क्राइम है, इंटरनेशनल क्राइम है। मैं आपको एक बात अथॉरिटी नहीं है जिसको देख रही थी। मैं देखे ना, ये इंटरनेशनल क्राइम है जो हिंदुस्तान के मीडिया ने कल किया। बेशक मीम्स बन रही हैं, हम उनके खिलाफ हंस रहे हैं, मजाक भी उनका उड़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप मीडिया की टर्मिनोलॉजी को समझें, एथिक्स को समझें, तो हिंदुस्तान के मीडिया ने इंटरनेशनल क्राइम किया है कि आप किसी मुल्क के अंदर हमले करवा रहे हैं, कब्जे करवा रहे हैं। कोई एडिटोरियल चेक है वहां पर? आप गए हैं? मैं तो पहले दिन से इस बात का कायल हूँ, हिंदुस्तान का मीडिया सिवाय सनसनी खेजी के, सिवाय मुसलमानों के या सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ बैशिंग के अलावा उनकी कोई रेटिंग नहीं है। उनकी यही रेटिंग है जो बकवासबाजी हमारे खिलाफ कर लेते हैं। और हम समझते हैं कि पता नहीं शायद वो बड़ा सिविलाइज किस्म की सोसाइटी है। कहाँ की सिविलाइज सोसाइटी है? हाँ, हमारा ये भी एक नया एक माहौल बनाया जाता है, बड़ी मजबूत इकानमी है जी। वो भाई उन्होंने पौने 2 अरब इंसानों को रोटी खिलानी है जी, आपने 25 करोड़ को खिलानी है, और पौने 2 अरब इंसानों को रोटी खिलाना दुनिया में ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है। थोड़ी सी इकानमी शेक होती है। दिल्ली से आप बाहर निकलें, आपको नज़र आ जाएगा दिल्ली से बाहर निकलते ही किसी के पास लैट्रीन नहीं है, सोने की जगह नहीं है, खाने को उनके पास जगह नहीं है। और ये लेकिन दुनिया की बड़ी जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत? न कश्मीरियों को हक देती है, न सिखों को हक देती है, न अकलीतों को हक देती है, न अपनी हिंदू जो निचली ज़ात के हिंदू हैं उनको हक देती है। फिर ये दुनिया की जमहूरियत कहाँ से हुई? ना जमहूरियत है वहाँ पे, ना मीडिया है वहाँ पे। हिंदुस्तान एक फाशिस्ट स्टेट है, और उस फाशिस्ट स्टेट को जो अगर हम ग्लैमराइज बाज़ का हमारे कुछ दोस्त करते थे या बाहर बैठे हुए करते हैं, अब उनकी भी आंखें खुल जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है उस्मान साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे थे कि एक भारत ने कोशिश की है, तो वो खबर ये आ रही है कि भारत का जो जंगी जुनून है वो खित्ते को तबाही की जानिब धकेल रहा है, और भारतीय बहरी बेड़ा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होकर कराची बंदरगाह की जानिब बढ़ रहा है। और अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान ने भी जवाबी इकदाम किया है, और पाकिस्तान नेवी ने भी अपना बेड़ा वहाँ पर तैनात कर दिया है। पहले भी हमने देखा है कि जब अभिनंदन वाला मामला हुआ था फरवरी में, तब भी वहां पर हमारी नेवी ने फौरी पॉइंट आउट कर लिया था और उनको टाइम दिया था कि वापस चले जाए, नहीं तो तबाह कर देंगे। सर, ये भारत किस तरफ जा रहा है? देखिए, भारत तो उसी तरफ जा रहा है जो अपने मीडिया के ऊपर इसका वो प्रचार कर जाएगा, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैसे कल उन्होंने कहा कराची बंदरगाह के हमने ये किया है, तो अब उन्होंने अमली तौर पर उसके तरफ दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान तो इस हवाले से पहले से तैयार है कि भारत आएगा तो हम हर मौके पर उस पर जवाब देंगे। अभी आपने ध्रुव राठी की बात की है, अब ये वो आवाज़ें हैं कि जो भारत से उठ रही हैं, और अब ये भी इसका भी पता चला है ना कि ध्रुव राठी क्यों मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुआ। मोदी को उसने ललकारा, आज कहाँ बैठा हुआ है। अब ये भी देखें कि वो वहाँ पे जो काम कर रहा है, आज पाकिस्तान के अंदर भी उसको देखा जाता है और इतनी बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा है, और आज जिस तरीके से उसने गोदी मीडिया का जो है वो पर्दा चाक किया है वो भी सामने है। तो बहरहाल एक जंगी जुनून है जिसमें भारत मुब्तला है, और इस जंगी जुनून का एक ही दफ़ा मेरा ख्याल है कि एक ही इलाज होना है कि जो एक भारत की ठुकाई से ही होना है, कि भारत की जो कहते हैं ना ऐसी ठुकाई हो कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए, कि दोबारा वो पाकिस्तान की तरफ आंख भी उठा कर ना देख सके। और यही इलाज है, और जिसकी तरफ हम पूरी कौम जो है इस बारे में पूरी तरह तैयार है, मुस्तैद है। बिल्कुल ठीक है उस्मान साहब। नवीद साहब से हम जानेंगे कि एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा भारत ने कोशिश की है कि जी कि पाकिस्तान का पता नहीं एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। आज बार बार सहाफ़ी भी हम देख रहे थे, सवाल कर रहे थे, तो बड़े तरीके से DGISPR ने कहा कि ये सारा कुछ तो हम आपको नहीं बता सकते हैं। सर,
पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना तगड़ा है और जो भारत इस पर बात कर रहा है उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस एयरफोर्स के दरमियान उसमें बड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मिला है इंडिया को। जाहिर है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के मुतालिक असेसमेंट कर रही होती है, इंटेलिजेंस बेस्ड होती है कि किस किस्म के इनके पास हथियार हैं या जहाज हैं, मिसाइल्स हैं। पाकिस्तान में उन्होंने असेस ये किया कि शायद पाकिस्तान के पास जो PL-15 चाइनीज हाँ जी जो मिसाइल्स हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, जो मिसाइल जी। है उसकी जो रेंज है को तकरीबन 140 किलोमीटर है, और लेकिन जो चाइना ने अपने पास रखे हुए हैं उसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर है। सही। तो अब उनके स्ट्रेटेजिस्ट ये सोचने पे मजबूर हैं कि शायद दो चार रोज पहले चाइना ने अपने वाले जो PL-15 थे विद 300 किलोमीटर रेंज वो पाकिस्तान को दिए हैं, और उसी से ये काम जो है ये मुमकिन हो सका। सो इट वाज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। वॉर के अंदर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपने जो कराची की बात कर रहे हैं, पहले उनके स्ट्रेटेजिस्ट और एनालिस्ट ये गुफ्तगू कर रहे थे कई रोज से कि जी जो आप हमारी आर्मी के साथ, मिलिट्री के साथ हम ज़्यादा तादाद है हमारी, सिर्फ खाइफ थे एयरफोर्स से, उनका ख्याल था कि नेवी के साथ भी हमारी स्ट्रॉन्गर नेवी है, पाकिस्तान के पास 2 सब हैं सबमरीन्स, लेकिन उनको वहां पे भी एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मिलेगा। जब वो करीब आएंगे तो उन्हें मालूम होगा कि उनके लिए और बहुत चीजें रखी गई हैं। और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, और इंडिया का भी जो है उससे बेहतर सिस्टम हमारे पास मौजूद है इस वक्त। बिल्कुल, इंडिया से ये इल्म में है ये बात कि ये सिस्टम जो है, रडार्स जो है उनसे बेहतर मौजूद है हमारे पास। बिल्कुल उनसे बेहतर मौजूद हैं हमारे पास, और भारत की जानिब से सिर्फ ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उनकी मीडिया की जानिब से। अब्बास, आप थोड़ी सी हमें बताएंगे, IPL के साथ हो गया, एक बुलेट नहीं वहाँ पे गिरी, एक पटाखा नहीं धर्मशाला में चला, ना दिल्ली में कुछ हुआ, सारा कुछ खुद ही लपेट लिया। साथ PSL भी अब पाकिस्तान ने कहा है कि हम बाद में करवाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा है कि जिस वक्त इतनी बिला इश्तियाल फायरिंग हो रही है उस दौरान हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, भरपूर तरीके से लाहौर में ही फाइनल करेंगे हम। देखिए, बहुत डरपोक कौम है इन्होंने की। जी अब्बास मेरे से पूछ रहे हैं आप? सर, अब्बास साहब से पूछ रहा हूँ। देखिए, बहुत डरपोक कौम है। अभी तो पटाखा भी नहीं चला और स्टेडियम की लाइटें बंद करके भाग के चले गए, और IPL को बिल्कुल ही पोस्टपोन कर दिया। PSL मोहसिन नकवी साहब की बड़ी जरूरत है, इंटरनेशनल प्लेयर्स को कल उन्होंने ऑन बोर्ड लिया इस्लामाबाद में, और सारों से पूछा कि व्हाट टू डू, कि क्या नेक्स्ट होना चाहिए। इंग्लिश प्लेयर्स और कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने कहा कि भाई हम अपने घर जाना चाहते हैं। ब्रॉडकास्टर्स ने भी कहा कि हमारी फैमिलीज का प्रेशर है। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि आप हमारे गेस्ट हैं, आप हमारी इज्जत हैं, आप हमारा प्राइड हैं, और हम किसी सूरत भी आपको खतरे में नहीं डाल सकते। तो इसलिए कराची वेन्यूज बहुत सारे लोग चला रहे थे। इंडिया के अंदर बड़ा हंगामा था उस वक्त, IPL कैंसिल नहीं हुआ था, ये बड़े जश्न मना रहे थे। और रात को अचानक आपने देखा कि भाग गए ग्राउंड से, ग्राउंड छोड़कर भाग गए, प्लेयर्स भी गायब हो गए। उनके प्लेयर्स को भी वैसे मेरा ख्याल है कि जहां पर उनके लोगों के अंदर ये एक सेंस डेवलप हो रही है कि मोदी हुकूमत जो है वो हर चीज फॉल्स और फेक दुनिया के सामने रख रही है, वहां पे लोगों को पता चल चुका है। अगर आप सोशल मीडिया को थोड़ा सा देखें तो वहां पर भी कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेट के चीफ जस्टिस का लेटर था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर था। उसने वो एक आई ओपनर है मोदी हुकूमत के लिए भी, और उन लोगों के लिए जो इस वक्त मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है। असल इनके फासिज्म का अब जवाब देना होगा, इनको सरप्राइज देना होगा, और इनको हर तरफ से मारना होगा, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो जमीनी हो, चाहे वो नेवल हो। इनको वो कहते हैं ना, बन के मारना है। इनको बांध के जब तक आप नहीं मारेंगे तो ये वही काम करते रहेंगे। हर 3-4 महीने 5 महीने बाद कोई भी इंसिडेंट होगा, ये पाकिस्तान के ऊपर डाल देंगे। पाकिस्तान के अंदर ये अपनी प्रॉक्सीज के जरिए ये करवाते जाएंगे। तो ये बड़ा प्रॉपर टाइम है। ठीक है अब्बास, मैं डिमांड है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अब्बास। इसी बात पे मैं मलिक साहब से लास्ट कमेंट ले लेता हूं। सर, बन के तेसी मार रहे हैं उन्होंने, उनकी फजाइया ने कह दिया भाई हमने नहीं जाना, उन ड्रोन भेजो। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमने रिस्पांस दिया था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था।
हमने उनके नाकों चने चबा दिए हैं। 5 त्यारे गिरा कर हमने उनको बता दिया कि आपके पास जो सलाहियत है वो अब राफाल भी हो आपके पास, जो मर्जी हो आपकी सलाहियत यही है। दूसरी बात यह कि जो अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे जो उन्होंने एग्रेशन दिखाई थी, जो उनका हमने कचूमर निकाला है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। पोस्टें उनकी तबाह कर दी, पोस्टें छोड़ के भागते हुए नजर आया। ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हमने किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान की जो गलतफहमी थी ना वो ख़त्म होती जा रही है। अब वो ये सारा जो हरकतें कर रहा है, इसी शर्मिंदगी को छुपाने की सारी हरकतें हैं कि कोई ना कोई ऐसी हरकत करें, फिर थोड़ी बहुत कार्रवाई जारी हो, पाकिस्तान को कार्रवाई करे तो कहें जी देखें जी हमने इतना बड़ा हमला जो है उसको बचा लिया। उस्मान साहब, इसके अलावा और कोई रास्ता। उस्मान साहब, लास्ट कमेंट कर दें इसके ऊपर कि अब भारत कितना फ्रस्ट्रेटेड है और जो लोग कह रहे हैं फौरी हमला कर दे पाकिस्तान में रहते हुए भी, उनको एक पैगाम दे दें बस। उनको तो एक पैगाम है कि अपनी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर पूरा मुकम्मल एतमाद रखें, और जाहिर है जंग लड़ना उनका काम है और वो स्ट्रेटजी बना भी रहे होंगे, और क्या हदफ उनका है, कब उन्होंने उसको टारगेट करना है, वो हमसे बेहतर जानते हैं। तो ऐसे जब भी हालात होते हैं अपनी फौज के पीछे खड़े होने की ज़रूरत है, तमाम इख्तलाफात बुला के। अब आज आपको पता चला है कि फ़ौज की क्या अहमियत है। बिल्कुल, कि जो हम तनकीद करते जा रहे हैं कि जनाब आप किसी एक एजेंडे पे रह के, आज आपको एहसास हुआ है कि यार फौज किसी मुल्क के लिए कितनी है। आज आपको एहसास हुआ है गजा के खंडरात देख के कि यार वो अगर वहाँ पे एक मजबूत फौज होती तो आज क्या हाल होता। तो अब फौज के पीछे पूरी कौम खड़ी है। चंद अगर अनासर बहके हुए हैं तो उनका इलाज भी, मैं तो उनको कहता हूँ कि वो गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं अगर वो ये कर रहे हैं। तो इस वक्त पूरी फौज पर एतमाद रखें और इंशाल्लाह कभी भी आपको वो मायूस नहीं करेंगे, वही जानते हैं और यकीनी तौर पर वो ज़रूर जो कह रहे हैं वैसा करेंगे। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, नवीद इलाही साहब और अब्बास शबीर साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। आखिर में अज़राह तफन्नुन आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि भारतीय सेना इस वक्त मरीख पर हमला कर चुकी है।